23rd webinar on धातु दृष्टि जन्य रोगों में आम दोष की भूमिका. Gyan Ganga is a knowledge webinar series organized and initiated by Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. Before we actually begin with our program, I would like to pay humble gratitude to Padma Bhushan Vaidya Dr. Devendra Tribhunath ji sir, who is the President, Governing Body, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. I also pay humble gratitude to Vaidya Manoj Misri ji sir, Advisor Ayurveda, Ministry of Ayush. And I present immense gratitude to Vaidya Kaustubh Upadhyay sir, who is Director in Charge RAV and Advisor Ayurveda, Ministry of Ayush, for their constant motivation, support and guidance. Before we actually begin with our program, for today's program we have Dr. Ashish Tiwari sir with us. I will briefly introduce sir with all of you. Dr. Tiwari sir is Assistant Professor cum in charge HOD, Department of Rog Nidan and Vikriti Vigyan at Government Ashtanga Ayurveda College, Indore. Sir is also postgraduate in Ayurveda. Sir has completed graduation degree in year 2008 from Barakpula University, Bhopal, and gained the master's degree in Ayurveda, that is MD in the Rog Nidana, from one of the prestigious institutes of the nation, NIA Jaipur. And previously, sir has held a position of Ayurveda expert in CSIR Ghaziabad and has around 9 years of experience and published 7 articles and presented 10 papers also. Sir, I would humbly welcome you on behalf of entire team of RAV and Gurus and Shishyas, and I would request you to begin with your session. I wholeheartedly welcome you, sir, in this program. Thank you so much, Dr. Manisha ji, and thank you so much for the whole team of the राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ. ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर मुझे कुछ ज्ञान गंगा में स्वयं को सम्मिलित करने का मौका प्राप्त हुआ है. इसके पहले कि हम अपने विषय पर पहुंचे, रोग निदानी होने की वजह से यह जानना बहुत आवश्यक है कि रोग की उत्पत्ति शरीर में धातुओं की दृष्टि के कारण ही हो पाती है. क्या हम प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं? डॉक्टर मनीषा जी. जी सर. ठीक है सर. Please begin from the first slide, please. तो धातु दुष्टिजन्य रोगों में आम दोष की भूमिका. धातु दुष्टि किसी भी रोग की उत्पत्ति में मुख्य कारण है और धातुओं का निर्माण क्रमबद्ध तरीके से होता है. और धातुओं का निर्माण जब क्रमबद्ध तरीके से नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स उनकी अग्नि में कहीं ना कहीं कोई दुष्टि है और उस दुष्टि के कारण इस रोग की उत्पत्ति हो पा रही है. इसी संदर्भ में जब धातुएं दुष्टि होती हैं तो रोगों की उत्पत्ति होती है और वो रोग जो होते हैं मृत्यु के कारक बनते हैं. तो आज के सिनेरियो में और आज से 20 साल के सिनेरियो में किस प्रकार से मृत्यु के डेटास रहे हैं, इनके लिए एक डेटा आपके सामने है. नेक्स्ट प्लीज. यहाँ पर एक डेटा WHO ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स के आधार पे मैंने निकाला है कि 10 मेजर कॉजेज ऑफ द ग्लोबल डेथ्स जो हमें मिले हैं, उनमें इस्चेमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, नियोनेटल कंडीशंस, ट्रेकिया ब्रोंकस एंड द lung cancers, Alzheimer disease, diarrheal diseases, diabetes mellitus and the kidney diseases, ये मेजर फैक्टर्स रहे हैं जो कि मृत्यु के कारण रहे हैं. इनमें हो सकता है डेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन आप गौर कीजिए जो डार्क पॉइंट्स हैं, नहीं इसी में कंटिन्यू करना होगा. प्रीवियस स्लाइड प्लीज. टू 2000 के डेटा में आप गौर करेंगे तो नियोनेटल कंडीशंस
लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और डायरियल डिजीजेस, इन 3 में ही 2000 में डेथ्स ज्यादा हुई हैं और 2019 में डेथ्स कम हुई हैं। बाकी इश्केमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, सीओपीडी, ट्रैकियल कैंसर्स, अल्जाइमर्स, डायबिटीज मेलाइटस और किडनी डिजीजेस, इनमें 2000 के कंपैरिजन में 2019 में डेथ्स ज्यादा हुई, जो कि ये बताती है कि यदि धातुएं हमारा निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो मृत्यु जो होगी वह धातु दुष्टि के कारण, यानी बिहेवियरल डिसऑर्डर, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण होने वाली मृत्यु 2000 के कंपैरिजन में 2019 में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं इन्फेक्शंस पे कंट्रोल हो चुका है और इन्फेक्शन से होने वाली डिजीजेस समय अनुसार धीरे धीरे कम हो गई हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो डिजीजेस जब होती हैं तो उनके पीछे रीजन क्या है? शरीर की जो भी धातु है जब शुद्ध अवस्था में रहती है तो हम रुग्ण नहीं हो पाते, और जब वही धातु दुष्ट हो जाती है तो रुग्ण अवस्था में होते हैं। दुष्ट धातुओं की दुष्टि के पश्चात रोग उत्पन्न हो ये कोई आवश्यक नहीं है, परंतु संभावनाएं रोग उत्पत्ति की प्रभावित होती है। यदि दुष्ट धातु के पूर्व ही निदान परिवर्जन कर लिया जाए एवं हितकर आहार विहार का सेवन किया जाए तो शरीर वापस से साम्यता प्राप्त कर लेता है और रुग्ण अवस्था वहीं पर समाप्त हो जाती है। इसलिए यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। जब भी हम निदान सेवन करते हैं तो निदान सेवन से धातु दुष्टि होती है, रोग की उत्पत्ति होती है, और जैसे ही निदान का परिवर्जन करते हैं, सुकर आहार विहार का सेवन करते हैं, शरीर पुनः शुद्ध होते हुए दोषों की साम्यावस्था को प्राप्त करते हुए शुद्ध धातु के रूप में शुद्ध शरीर को स्थापित करता है, साम्य शरीर को स्थापित करता है। नेक्स्ट प्लीज। इसी प्रक्रिया को समझने के लिए एक दृष्टिकोण रखना चाहिए हमें कि धातुएं क्या है, आम दोष क्या है, धातु दुष्टिजन्य रोग क्या होते हैं और धातु दुष्टिजन्य रोगों में आम की भूमिका क्या रहती है। जब तक हमारा दृष्टिकोण इन चारों विषयों से होकर नहीं गुजरता है तब तक किसी भी रोग को समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि धातुएं जो होती हैं वही हमारे शरीर का आधार है। नेक्स्ट, तो प्रारंभिक रूप से हम धातु पे चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। धातुएं क्या है? धारणात् धातवः, जो शरीर का धारण करती हैं, न केवल धारण करती हैं अपितु धातुओं का प्रसादन करती हैं, स्वयं का प्रसादन करती हैं, अन्य धातु का प्रसादन करती हैं एवं अन्य धातुओं का पोषण करती हैं। इनके निर्माण किस प्रकार से? सप्तभेदे धातारो धातावो धातवो द्विविधम पुनः यथा स्वमग्निभिः पाकम यान्ति किट्ट प्रसादवत्। अग्नि जो है हर धातु की पृथक पृथक अग्नि है। जाठराग्नि के पश्चात में सप्त धात्वाग्नियां जो होती हैं, वे सप्त धात्वाग्नियां जो होती हैं अपनी अपनी धातु पर कार्य करती हैं और उस धातु के जो श्रेष्ठ अंश है उसको पुनः दो अंशों में विभाजित करती हैं, प्रसाद अंश एवं किट्ट अंश। प्रसाद अंश से उस धातु का पोषण होता है एवं अन्य धातु के निर्माण के लिए पोषण द्रव्य निकलता है। वहीं किट्ट भाग जो रहता है वह मल रूप में शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। यदि मल रूप से उस मल का शरीर से निष्कासन नहीं हो पा रहा है, वह शरीर में संचित होगा तो शरीर को मलिन करेगा और रोग उत्पत्ति में कारण बन सकता है। और यदि धातुएं प्रॉपर रूप से नहीं बनी तो या तो धातु क्षय होगा या अत्यधिक बन गई तो धातु वृद्धि होगी, अन्यथा यदि धातु में केवल दुष्टि हुई है तो धातु दुष्टि होगी। चीरदधि न्याय के अनुसार आचार्य चरक कहते भी हैं, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेद ततो अस्थि अस्थनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रसाद। रस से रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और इन सब के प्रसाद भाग से अंततः गर्भ का निर्माण होता है। होता तो है, परंतु कब? जब ये समावस्था में होते हैं। और साथ में शारीरिक स्थान में ये भी कहते हैं, न समायान्ति वैषम्यम विषमाः समताम न च हेतु भी सदृशा नित्यम जायन्ते देह धातु। अर्थात कि कभी भी धातुएं जो होती हैं स्वयं से न तो विषम होती हैं एवं विषम हुई धातु स्वयं से कभी समता को प्राप्त नहीं होती हैं। ये हेतु ही होते हैं।
यदि सम अवस्था में है और हमने धातु दुष्टि कर आहार विहार का सेवन किया तो वो धातुओं को दुष्ट करते हैं, और यदि विषमावस्था में है तो धातु साम्य कर आहार विहार का सेवन करके हम धातुओं को विषमता से समता की ओर लेके आते हैं, जिससे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो ये तो हो गया धातु की बात। नेक्स्ट प्लीज। आम दोष। आम दोष की उत्पत्ति के लिए चरक ने, वाग्भट्ट ने अपने अपने विचार किए। तो कह रहे हैं उष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम अपाचितम दुष्टम आमाशयगतम रसम आमम प्रचच्छते। इसकी विवेचना इस प्रकार से कि धातुएं जो, जब अग्नि जो होती है अल्प बलवान होगी, यानी मंदाग्नि जब होगी, तो धातुम आद्यम अपाचितम, यानी धातु का जो आद्य भाग होगा वह कैसा होगा? अपाचित होगा। यदि हम आहार सेवन कर रहे हैं तो आमाशयगत जो धातु होगी, दुष्टम आमाशयगतम, यदि आमाशयगत जो अग्नि है उससे आहार का पाचन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो रसम आमम प्रचच्छते, जिस प्रकार रस रूपी आम का निर्माण होता है, उसी प्रकार जो जो अग्नियां यदि मंद होंगी या अल्प बल वाली होंगी, उससे अपाचित धातु का निर्माण होगा। अपाचित धातु हमेशा आम रूप में होगी, इसलिए उसे साम्य धातु कहेंगे, और वही जो होगी वह दुष्ट धातु के रूप में परिणत होगी और रोग की उत्पत्ति में कारण बनेगी। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जठरानल दौर्बल्यात्, जठरानल यानी जठर में स्थित होने वाली वह अग्नि जो कि 13 प्रकार की अग्नियों का मूल होती है, सप्त धात्वाग्नि, पंच महाभूताग्नि एवं जाठराग्नि, इनका मूल जो है उसे कहा गया जाठराग्नि। तो यदि जाठराग्नि जो कि प्रथम रस धातु का निर्माण करती है, तो उससे बनने वाला जो रस है जठरानल अविपक्वस्तुयुर स आम संज्ञको, वही आम रूप में निर्माण हो रहा है, तो वह क्या करेगा? सर्व दोष प्रकोप का, एक दोष को नहीं, दो दोष को नहीं, सारे के सारे दोषों को प्रकोपित कर सकता है। अब यह स्थिति पर आधारित है कि कब वह वात को दूषित करेगा, कब वह पित्त को दूषित करेगा, कब वह कफ को दूषित करेगा। त्रिभी दोषई अतिशय दूष्यो अन्न रसा श्रोतांसी अभिष्यंदति लिंपति। अब इसके कारण जो आम रस धातु का निर्माण हुआ है, यह दूषित अन्न रस जो है, जो आम के रूप में विद्यमान है, जब यह श्रोतसों में गमन करेगा, मतलब उत्तरोत्तर धातुओं के पोषण के क्रम में गमन करेगा, तो अभिवहन करने समय पोषण करने के लिए आवश्यकता श्रोतसों की है। तो जब भी श्रोतसों से गमन करेगा, तब जिन जिन स्थानों से यह गमन करेगा वहां पर अभिषंद उत्पन्न करेगा एवं वहां पर क्या? लेपन करेगा। अब यही अभिषंद उत्पन्न करेगा, जो लेपन उत्पन्न करेगा, यह किसी भी चीज को स्वयं से बंधित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट प्लीज। तो विविधम अशितम पीतम लीढ़म खादितम जंतो अंतरग्नि संदुक्षितम बलेन स्वेन उष्णा सम्यक विपच्यमानम कालवद अवस्थितम सर्वधातु पाकम अनुपतम सर्वधातु उष्ण मारुत श्रोतम केवलम शरीरम उपचय बल, अर्थात यदि नियम से खाए पिए आदि प्रकार के जो भी आहार रहते हैं, यदि अग्नि संदुक्षित होती है तो काल के अनुसार अपनी अपनी धातुओं का निर्माण करने वाले और अपनी अपनी जगहों पे धातुओं का निर्माण करने वाली होती है, और यदि नहीं होती है तो उससे रोगों की उत्पत्ति होती है। और जब धातु प्रॉपर तरीके से निर्माण होती है तो केवलम शरीरम उपचय बल वर्ण सुखायुषा योजिता शरीर धातुन ऊर्जयति, और सम्यक रूप से बनने वाली धातु शरीर का उपचय करती है, बल वर्ण सुख आयु का आधान करती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। कहा भी गया है धातुओं ही धात्वाहार प्रकृति अनुवर्तते, यदि एक धातु प्राकृत रूप से बनी है तो वह प्राकृत धातु दूसरी धातु को भी प्राकृत रूप से निर्माण करने में सक्षम है, जब तक कि श्रोतसों में किसी प्रकार की दुष्टि नहीं है। प्रकृति अनुवर्तते, यानी प्राकृतिक अवस्था में यदि वह स्थित है तो धातु आहार जो रहेगा, जो धातुएं रहेंगी वो आहार से निर्मित हो रही है, तो वो अन्य धातुओं का भी प्रॉपर तरीके से निर्माण करेंगे। तो सम्यक धातु से सम्यक दूसरी धातु का निर्माण होगा जब तक कि प्राकृतिक अवस्था वहां पर मेंटेन की जाए। नेक्स्ट। तो धातुओं की दुष्टि क्रम होता क्या है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अग्नि जो है
अग्नि काम करती है पाचन का, और पाचन करने के बाद में जो भी पक्व या आम आहार होते हैं वो किसमें गमन करते हैं? श्रोतसों में। तो श्रोतस ही होती हैं जो मार्ग प्रदान करते हैं। तो कहते ही है श्रोतांशी खलु परिणामपत मापद्यमानानाम धातुनाम अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन। अयन यानी मार्ग प्रदान करने वाले श्रोतस जो होते हैं वो क्या होते हैं? परिणाम को प्राप्त हो रही धातुओं को वहां पर मार्ग प्रदान करते हैं। तेषाम प्रकोपात यानी उन स्रोतसों के प्रकोप होने की वजह से स्थान स्थाश्चैव मार्गाश शरीर धातु प्रकोपम आपद्यन्ते इतरेषाम प्रकोपादि कराणि च। यानी यदि उन मार्गों में किसी प्रकार के स्थान में दुष्टि होती है, और आचार्य चरक ने कहा भी है कि अति प्रवृत्ति, यदि मार्ग में दुष्टि हो रही है तो उससे क्या होगा? अति प्रवृत्ति, संगो, विमार्ग गमन और सिरा ग्रंथि, इस प्रकार की दुष्टियां वहां पर होती हैं। और वो जो दुष्टियां होती हैं वही उस स्थान विशेष पर, अब पहले मार्ग साफ था, वहां पर से जो भी थी आम अवस्था की धातुएं थी या पक्व अवस्था की धातुएं थी वे गमन इजीली कर पा रही थी। परंतु यदि वहां पर श्रोतस की दृष्टि हो गई, वहां पर अवलिंपन हो गया है, तो उस अवस्था में वहां पर जो होंगी शुद्ध धातुएं या आम धातुएं वहां पर चिपकने का प्रयास करेंगी, जिससे अवरोध उत्पन्न हो सकता है और श्रुतसों के मार्ग जो रहेंगे वह गमनशील नहीं होंगे। और श्रुतस क्या कर रहे हैं? श्रोतांशी श्रोतांसे धातवश्य धातु ने प्रदुष्यन्ते प्रदुष्टा। एक श्रोतस की दृष्टि होने की वजह से दूसरे श्रोतस की, और एक धातु की दृष्टि होने की वजह से दूसरी धातु के प्रदुष्ट होने की संभावनाएं होती हैं। तेषां सर्वेषाम् एव वात पित्त श्लेष्मणा प्रदुष्टा दूषितारो भवन्ति दोष स्वभावात्। यानी स्वभावो परमवाद ये कहता है कि जो जिस दोष के समान गुण वाला होता है उस दोष के समान गुण वाला बन जाता है, और विपरीत गुण वाला होता है तो विपरीत गुण वाला। अर्थात यदि दोष, जिस दोष की दृष्टि हो रही है वह श्रोतस के समान गुण वाला होगा तो उसमें उस प्रकार के लक्षणों की उत्पत्ति करेगा, विपरीत गुणों वाला होगा तो विपरीत गुणों की उत्पत्ति करेगा। नेक्स्ट, तो दोष, अब यहां पर रुक के विचार करने का विषय है कि दोष जो है जब तक दूषित नहीं होंगे तब तक दूषित नहीं हो पाए, और दोष दृष्टि जब होती है तो एकदम से यकायक नहीं होती है। सर्वप्रथम क्या होगा? संचय अवस्था होगी। यूं तो रोग दो प्रकार के होते हैं, निज एवं आगंतुज, और हम यहाँ पर जो विचार कर रहे हैं ये आगंतुज रोगों के संदर्भ में कर रहे हैं, सॉरी निज रोगों के संदर्भ में कर रहे हैं, क्योंकि आगंतुज रोगों का जो भी निदान होता है वह तो यकायक उत्पन्न होने वाला है। तो निज रोगों में जब तक दोषों का संचय नहीं होगा, फिर उनका प्रकोप नहीं होगा, प्रसर नहीं होगा, तब तक स्थान संशय नहीं होगा, तब तक रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। क्योंकि संचय, प्रकोप एवं प्रसर तो हमेशा होता है दोषों का, लेकिन जब स्थान संशय होता है तब उस अवस्था में दोष जो होते हैं जिस स्थान विशेष पर जाकर पहुंचते हैं तो अपने तीक्ष्ण गुणों से, क्योंकि प्रकोपित अवस्था में, तो प्रकोपित अवस्था में जो उनमें जो गुण होते हैं उनसे जिन जिन स्थानों पर जाते हैं उन स्थानों पर रोगों की उत्पत्ति करते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया है कि उदर में यदि प्रवेश करेंगे तो गुल्म विद्रदी आदि रोग, बस्ती में प्रमेह अश्मरी मूत्राघात आदि रोग, मेढ्रगत में निद्र प्रकश, तत्व जिन जिन स्थानों पर जाते हैं उन स्थानों पर उन स्थानों की अनुरूप लक्षणों को उत्पन्न करते हैं, और स्थान संशय के अनुसार सर्वप्रथम रोग दृष्टिगत होता है पूर्व रूप के रूप में। अर्थात दोष दूषियों के साथ में सम्मूर्छित हुए और उस स्थान विशेष को जब दूषित करके अपने गुणों को दूषियों में आधान किया, और दूषित होके जब वो दूष्य है और जब इन दोषों के कारण वे दूषित होते हैं तो वे दूषा अपनी दृष्टि को पूर्व रूपावस्था में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और फिर धातु दृष्टि जन्य जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वे इस प्रकार से होते हैं कि श्रोतोरोध बल भ्रंश गौरवानिल मूर्ता आलस्य पक्ति निष्ठि मल संग अरुचि क्लम लिंगम मलानाम सामानाम निरामाणाम विपर्य। तो यहाँ पर आप कोई भी देख लीजिए, श्रोत रोध बल भ्रंश गौरव अनिल मूर्ता आलस्य अपक्ति निष्ठि मल संग,
कुल मिला के जब तक स्रोतसों की दृष्टि नहीं होगी तब तक हमारे शरीर में लक्षणों की उत्पत्ति नहीं होगी। और ये लिंगम मलानाम सामानाम निरामाणाम विपर्य, तो यहाँ पर मल शब्द का इस्तेमाल करते हुए वो ये कह रहे हैं जो भी चीजें मलिन होंगी, चाहे वो दोष मलिन हो, चाहे वो धातु मलिन हो, चाहे वो शरीर मलिन हो, मल मलिन हो, यदि वो मलिन हो रहे हैं और इस प्रकार के लक्षणों को उत्पन्न हो रहे हैं तो साम दोष साम धातु कहलाएंगे, और यदि मलिन नहीं हो रहे हैं तो विपरीत अवस्था में वो निराम कहलाएंगे। आमेन तेन संपृक्ता, वो नीचे बताया गया कि यदि इस आम के साथ में मिल गए हैं तो वो साम दोष धातु आदि कहलाते हैं, साम दोष आदि कहलाते हैं। तो निरामावस्था किस पर आधारित है? अग्नि पर आधारित है। यदि अग्नि प्रॉपर है तो निरामावस्था रहेगी, यदि अग्नि प्रॉपर नहीं है तो सामावस्था रहेगी। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो जैसे ही स्रोतसों की दृष्टि होती है, उन स्रोतसों की दृष्टि से धातुओं की दृष्टि होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि अब वहां पर दोष समूर्चना हो गई है। वे दोष जो आए हैं वो दोषों ने दोषों को दूषित कर दिया है, और उन दृष्टि की वजह से यहाँ पर धातुओं की दृष्टि हो रही है और धातु दृष्टि जन्य विकारों की उत्पत्ति होती है। तो जैसा कि चरक कहते हैं, अश्रद्धा, अरुचि, आस्य वैरस्य, अरसज्ञता, हृल्लास, गौरवम, तंद्रा, स अंगमर्द ज्वरस्तमः, पांडुत्वम, श्रोत सामरोधो, क्लैव्यम, सादः, कृशांगता, नाशो अग्नि, अयथा कालम, वलय पालितम च। प्रथम धातु रस धातु, जो कि सभी धातुओं के पोषण करने में सक्षम होती है और सभी धातुओं को उत्तर उत्तर ये माध्यम प्रदान करती है। चाहे क्षीर दधी न्याय से आप विचार कर लें, चाहे आप केदारी कुल्या न्याय से विचार कर लें, दोनों ही न्यायों के अनुसार जब तक रस धातु का निर्माण नहीं होगा तब तक अन्य अन्य धातुओं का निर्माण नहीं होगा। तो यदि केवल और केवल रस धातु जब दृष्टि हुई है तो प्रारंभिक अवस्था में जब भी रोग की उत्पत्ति हो रही होती है तब जिन लक्षणों को व्यक्ति प्रदर्शित करता है वही सारे लक्षण यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, पांडुत्वम, श्रोत सामरोधो, क्लैव्यम, साधक, शांगता, ये सारे के सारे जीर्ण काल में देर तक जब ये रस दृष्टि बनी रहती है तब उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट रक्त। अब रक्त प्रदर्श जी, कुष्ठ, विसर्प, पीड़िका, रक्त पित्तम, असिग्धर, रस धातु अपनी सही निर्माण थी, परंतु रक्त धातु में क्योंकि रक्त के समान गुणधर्मी वाला पित्त होता है तो पित्त की उष्मा के कारण यदि केवल रक्त की दृष्टि हो रही है तो वहां पर कुष्ठ, विसर्प, पीड़िका, रक्त पित्त, असृग्धर, गुद, मेढ, आस्यपाक, प्लीहा, गुल्म, विद्रधि, नीलिका, कामला, व्यंग यानी त्वचागत विकार, त्वचा की पुष्टि जिनके द्वारा होती है उनके द्वारा रक्त की दृष्टि होने से यहाँ पर इन विकारों की उत्पत्ति हो रही है। पित्त के जो जो गुणों की वृद्धि होगी उन गुणों के अनुसार यहाँ पर इन लक्षणों की उत्पत्ति हो सकती है। मांस प्रदोषज विकारों में अधिमांस, अर्बुद, कील, गलशालू, शुंडिके, पूती मांस, अलजी, गंड, गंडमालू, जब तक मांस धातु प्रॉपर तरीके से निर्माण हो रही थी उसमें किसी भी प्रकार का अति वृद्धि देखने को प्राप्त नहीं हो रही। शरीर सौष्ठव पूर्णतः प्रथम बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक मांस प्रतान जितने भी दिखेंगे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से निर्मित दिख रहे हैं, परंतु जब भी मांस का प्रॉपर तरीके से निर्माण नहीं होगा तब वो क्या होगी, गुठली गुठली स्वरूप निर्मित हो सकती है, कहीं पर भी अधिक मात्रा में, कहीं पर अल्प मात्रा में, तो इससे अधिमांस, अर्बुद, कीलक आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। वहीं देखिए मेध संशय में उन्होंने सीधे कह दिया निंदिता नाम प्रमेहानाम पूर्व रूपाणी आनी, और वहां पर क्या करें आशा, वहां पर क्या कहते हैं वो, वहां पर जितने भी उन्होंने चीज बताई है केश, नख, समश आदि चीजों का बार बार केश, नख वर्धनम, दिवा, स्वाप आदि लक्षणों के शरीर में मेद की वृद्धि हो जाना, दुर्गंध की उत्पत्ति होना, ये सारे के सारे लक्षण वहां पर बताए हैं। तो जब भी मेद का पाचन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो वह अपनी जगह पर स्थिर हो रहा है और आगे की धातुओं का पोषण नहीं कर पा रहा है, और मेद जो धातु होती है वह ऐसी होती है वह उष्मा का भी प्रवाह होने से रोकती है, जिससे क्या होता है अस्थि आदि तक उष्मा नहीं पहुंचती और यहीं पर ही उष्मा रुक जाती है क्योंकि वह त्वचा के नीचे
डिपॉजिट हो रही है या अंग विशेष पे कहीं पर डिपॉजिट हो रही है, जिससे शरीर में जब भी ऊष्मा बढ़ती है तब तब वह मेद धातु पिघल कर बाहर निकलती है और शरीर में दुर्गंधता आदि लक्षण देखने को मिलता है। ऐसे ही अस्थि प्रदूषित विकारों में अधि अस्थि, अधिदंत, दंत अस्थि, भेद शूलम, विवर्णता, केश लोम नख समश्रु दोषा अस्थि प्रदूषित। अधिक मात्रा में अस्थि का निर्माण होना या अस्थि में शूल होने लग जाना या शरीर में विवर्णता उत्पन्न हो जाना, केश लोम नख आदि का दुष्ट हो जाना, अश्रु आदि का दुष्ट हो जाना, ये सारे के सारे क्या अस्थि प्रदूषित विकार के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं कि जब भी अस्थि का प्रॉपर तरीके से निर्माण नहीं होगा, दुष्ट तरीके से निर्माण होगा। जैसे विचार करें, यदि किसी भी व्यक्ति को चोट लगी और उसकी अस्थि धातु भग्न हो गई, वहां पर दोष जो है वह दूषित हुए, दूषित होने के बाद तो वहां पर वात का स्तर तक प्रकोप हुआ और प्रकोप होने के बाद वहां पर रोग की उत्पत्ति हुई अस्थि शूल के रूप में। जब बच्चा होता है तब उसकी अग्नि अच्छी होती है, शरीर की धातुओं का प्रॉपर निर्माण होता रहता है, इसलिए बचपन में यदि किसी के अस्थि का भेदन होता है, अस्थि टूट जाती है, तो जब वह निर्मित होती है, तो जब वो जवान होता है या बुजुर्ग होता है तब उसकी उस अस्थि में पीड़ा नहीं होती। लेकिन यदि युवावस्था में अथवा जीर्णावस्था में, वृद्धावस्था में किसी को अस्थि का भेद हो जाए, उस अवस्था में अनवरत जीवन भर उनको वह शूल बना रहता है, क्योंकि उस समय अग्नि जो रहती है प्रॉपर अवस्था में स्थित नहीं होती, इसलिए आगे आगे की धातु का निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और वात हमेशा वहां पर विकृत अवस्था में बनी रहती है। नेक्स्ट, इसी प्रकार मज्जा प्रदोष में उन्होंने कह दिया रुक पर्वणाम भ्रमो मूर्छा दर्शनम तमशस तथा अरुषा नाम स्थूल मूला नाम परोजा नाम च दर्शनम। यानी मज्जा का यदि प्रदोष हो रहा है तो जोड़ों में, क्योंकि अंदर से पोषण होने वाला है अस्थि का, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अरुषाम स्थूल मूला परोजा नाम च दर्शनम। यानी यदि मज्जा का, अस्थि और मज्जा एक दूसरे के पूरक है, यदि अस्थि का प्रॉपर तरीके से पोषण हो रहा है तो मज्जा का प्रॉपर तरीके से पोषण होगा, परंतु यदि मज्जा का प्रॉपर तरीके से पोषण नहीं हो रहा है तो अस्थि का भी प्रॉपर तरीके से पोषण नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक स्वरूप कार्य करते हैं। ऐसे शुक्र दोषात् क्लैव्यम अहर्षणम रोगी व क्लीवम अल्पायु विरूपम व जायते न चास्य जायते गर्भ पतति प्रस्रवत्यपि शुक्रम ही दुष्टम सापत्य साधारम बाधते। यदि शुक्र में दोष की उत्पत्ति हुई है तो आप शुक्र में दोष की बात है, अकेले शुक्र धातु की बात नहीं कर रहे हैं, शुक्र व श्रोतस की भी बात कर रहे हैं। तो शुक्र व श्रोतस में यदि दृष्टि हुई तो वहां पर क्लैव्यता, अहर्षण आदि देखने को मिल जाती है। अथवा रोगी कैसा हो जाता है, क्लीव, रोगी जो रहेगा जिसके, अब देखिए यहाँ पर बीज की बात करें कि यदि शुक्र की धातु की यदि दृष्टि हो गई है तो वहां पर जो उसकी प्रजाता होगी, मतलब उसकी जो प्रजा उत्पन्न होगी, उसकी संतान उत्पन्न होंगी, वो कैसे होंगी, वह क्लीव होगी, अल्पायु होगी अथवा विरूप होगी। ऐसा भी हो सकता है कि वह इतना दुष्ट हो गया शुक्र धातु की गर्भ को उत्पन्न करने में सक्षम ही नहीं होगा। सापत्यम सदारम बाधते नरम, स्वयं को नहीं सभी को यह परेशान करने वाला होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो उपसंहार स्वरूपक अभी तक जो हमने समझा कि यदि धातुओं का प्रॉपर तरीके से निर्माण हो रहा है तो उसके निर्माण के लिए पूर्व में अग्नि का प्रॉपर स्थित होना आवश्यक है। अकेले अग्नि का प्रॉपर रूप से आवश्यक नहीं है, उसके अलावा सुखकर आहार का भी होना, विहार का भी होना, साम्यकर आहार विहार का होना भी परम आवश्यक है। तो यद अन्नम देह धातु ओज बलवर्ण आदि पोषकम तद अग्नि हेतु आहारात नाही अपक्वाद रसाद। यदि शरीर की अग्नि प्रॉपर अवस्था में स्थित है और यदि लिया हुआ आहार देह धातु और आहार जो है वो आहार को पचाने में सक्षम है, तो वह अग्नि जो रहेगी वह देह धातु ओज बल वर्ण आदि का पोषण करेगी और रस आदि धातुओं में अपक्व अवस्था में स्थित नहीं होगी।
कहा भी गया है, आयु वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचयो प्रभा ओजह तेजो अग्नय प्राणश्चोक्ता देह अग्नि हेतु का, यानी शरीर की अग्नि अच्छी है तो ही व्यक्ति की आयु वर्ण बल स्वास्थ्य उत्साह उपचय प्रभा ओज तेज अग्नि आदि स्थित होंगी। जैसे ही बादल आते हैं हमारी अग्नि जो होती है मंद हो जाती है, और मंद अग्नि होते ही साथ में उत्साह में और उपचय में वहां पर आपको देखने की कमी मिल जाती है। आयु अग्नि यदि अच्छी नहीं है तो उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण नहीं होगा, आयु अपने आप घट जाएगी। वर्ण यदि हम शरीर नहीं है प्रॉपर तो निर्माण भी वर्ण का प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। आगे कह रहे हैं व्याने रस धातुरी विक्षेपोचित कर्मणा युगपत सर्वतोजस्रम देह विक्षिप्यते क्षिप्यमाणो ख वैगुण्य। अब देखिए वहां पर अग्नि प्रॉपर तरीके से यदि नहीं है तो प्रॉपर तरीके से धातुओं का निर्माण नहीं हो पा रहा। द्वितीय अवस्था में अग्नि प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, धातु प्रॉपर तरीके से निर्मित हो सकती है, परंतु क्षिप्यमाण ख वैगुण्याद यदि स्रोतसों में कहीं पर विगुणता उत्पन्न हो गई है, रस सज्जति यत्र सह तो करोति विकृतम तत्र खे वर्षमेव तो यदा, तो वहां पर विकृति की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि वर्षा का जल कहीं पर से गमन कर रहा है तो उसके निकलने का जो मार्ग है, यदि वहां पर कोई कचरा वगैरह अटक जाएगा तो वह वहां से निष्कासित नहीं हो पाएगा और उसी जगह पर स्थित होकर दोषों को प्रकोपित करेगा, गंदगी उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार शरीर के अंदर के जो स्रोत है यदि वहां पर किसी भी धातु आदि का एक जगह पर स्थगन हो जाता है तो वह भी रोग की उत्पत्ति में निदान बनता है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो इन चीजों से बचने के लिए हमें करना क्या है, आहारश्च विहारश्च यह स्याद दोष गुणैः समः धातु भी विगुणश्चापि श्रोत्साम सप्रदोष का, यानी वे आहार विहार जो दोषों में दोषों के समान गुण वाले होते हैं एवं धातुओं में विगुणता उत्पन्न करने वाले होते हैं, वे क्या होते हैं, श्रोतसों के प्रदूषक हैं। मतलब ऐसे आहार विहार का कहने को तो ये हो जाएगा कि कोई भी ऐसे आहार विहार है ही नहीं है जो किसी न किसी दोष के समान गुण वाले नहीं है। सारे के सारे आहार विहार किसी न किसी दोष के समान गुण वाले होते ही, परंतु द्वितीय परिस्थिति में आचार्य चरक कहते हैं कि वह परिस्थिति स्रोतस में प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होगी जब वे आहार विहार धातुओं में भी विगुणता उत्पन्न करेंगे। धातुओं में जब तक वो विगुणता उत्पन्न नहीं कर रहे हैं तब तक वे आहार विहार सामान्य आहार विहार है, सम आहार विहार है, और जैसे ही वह दोषों के समान गुण वाले आहार विहार धातुओं में विगुणता उत्पन्न करेंगे तब वो श्रोतस के प्रदूषक कारण बनेंगे। अर्थात श्रोतस में दुष्टि उत्पन्न होना भी धातुओं में विगुणता का, धातुओं की विगुणता जो है वह श्रोतस दुष्टि का एक कारण बनती है। तो वो कह दिया कि अग्नि धातु का प्रॉपर तरीके से निर्माण नहीं कर रही है, धातु प्रॉपर तरीके से निर्माण नहीं हो रहे थे, स्रोतों को प्रदूषित करेगी, पुनः वह किसको रोग की उत्पत्ति करेगी। नेक्स्ट प्लीज। तो जो भी कारण है कि अभोजन अजीर्ण आदि भोजन, इन सब का नित्य प्रति व्यक्ति को विचार करना चाहिए और अपनी अग्नि का विचार करना चाहिए कि मेरी विषम अग्नि है, कि मेरी सम अग्नि है, कि मेरी तीक्ष्ण अग्नि है, कि मेरी मंद अग्नि है। उसके अनुसार युक्तम मुक्तवतो युक्तम धातु साम्यम समम वचन, अपनी धातु का विचार करते हुए रोगी को, यदि रोगी नहीं कर पा रहा है तो रोगी यदि किसी वैद्य के पास पहुंचता है तो उस वैद्य को उस रोगी की अग्नि का विचार करते हुए, उसकी पचन क्षमता का विचार करते हुए उसकी चिकित्सा के लिए एवं आहार विहार के लिए उसे निर्देशित करना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा का प्रथम सूत्र कहता है निदान परिवर्जन। और दूसरी तरफ एक और चीज कही गई है कि रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो, अग्नि का जब तक हम पालन नहीं करेंगे, सर्व अन्यम परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत तद्भावे भावानां सर्व अभाव, मतलब सभी चीजों को छोड़कर रोगी को यह समझाना परम आवश्यक है कि आप तब तक ही हो जब तक आपका शरीर है, और आपका शरीर तब तक है जब तक आपकी धातुएं स्वस्थ अवस्था में है, साम्य अवस्था में,
और आपकी धातुएं तब तक ही सम्यक अवस्था में रहेंगी जब तक आपकी अग्नि जो है वह साम्य अवस्था में रहेगी। नेक्स्ट प्लीज। इसलिए यदि दोष अल्पावस्था में है तो केवल और केवल निदान परिवर्जन से कार्य हो जाता है, परंतु यदि दोष धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है, ऋतु आदि की उसमें संभावना है, तो आचार्य सुश्रुत की यह वाक्य मुझे अत्यंत प्रिय श्लोक कि संचये अभृता दोषा लभन्ते न उत्तरागति तेतु उत्तराशु गतिषु भवन्ति बलवत्तरा। अर्थात जब वो दोष है संचित हो रहा है उसी अवस्था में उसे निकालकर फेंक देना चाहिए, उसका दोषों का अपहरण कर लेना चाहिए, अन्यथा वो उत्तरोत्तर गति करते हुए बलवान होते हैं और फिर संचय प्रकोप प्रसर को प्राप्त करते हुए स्थान संशय अवस्था में जब पहुंचते हैं तब दूषियों को दूषित करते हैं और वहां पर रोग का बीज आधान करते हैं। इसीलिए जब भी खेती करते हैं किसान, तो खेती करते समय जो छोटे छोटे वीड्स होते हैं, जो ऐसी चीजें होती हैं फसलों के विपरीत उत्पन्न होने वाले हमारे पौधे होते हैं, उनको यथासंभव निकाल के अलग कर देते हैं जितने जल्दी हो सके, क्योंकि यदि मृदा के अंदर का पोषण वो प्राप्त कर लेंगे तो वह उनकी फसल को उत्पन्न नहीं होने देंगे। तो यदि हमें अपनी धातुओं को प्रॉपर तरीके से बढ़ाना है तो हमें दूषित हो रहे दोषों को शीघ्र शरीर से बाहर निकालना होगा, और इन सब के लिए हमें अग्नि का अनुपालन करना होगा। अग्नि अनुपालित होगी तो सम्यक धातु का निर्माण होगा, सम्यक धातु का यदि निर्माण होगा तो वहां पर रोगों की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट। इसके साथ आप सभी का धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Now I request all the participants, if you have any questions, you can raise your hands or you can put your questions in chat box. If any query is there, anyone? Anyone? If you would like to share your valuable feedback, you can still raise your hand and you can present your thoughts. जी नमस्ते सर। सर आप म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सत्यप्रकाश सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। तिवारी जी आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। आज आपने बहुत ही सहज तरीके से धारा प्रवाह रूप में बहुत अच्छे ढंग से आपने वर्णन किया, आपको मैं साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर आपकी वैल्यूबल फीडबैक के लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की है और आपके बहुरूपी आयामों के बारे में वो बताया है। यही नहीं कि जैसे कि मॉडर्न में एक शब्द यूज किया जाता है इडियोपैथिक, आयुर्वेद में इडियोपैथिक नाम की कोई चीज नहीं है। कई बार हम ऐसा होता है कि चिकित्सा में आम जो एक बहुमुखी आयाम है और एक बहुत ही बड़ा निदान है सभी रोगों के लिए, उसको हम पीछे छोड़ के बाकी सारी चीजों के पीछे भागते हैं। तो और यही नहीं कि इसका जितना भी असर हमारी धातु पे पड़ता है, किस तरह से हम उनको सहज रूप से ठीक कर सकते हैं, इससे अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आशा है कि सभी श्रोतागण इससे लाभान्वित हुए होंगे। और अभी मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्रतिभा जायसवाल को रिक्वेस्ट करूंगी कि फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। धन्यवाद सर एक बार फिर से आपका। थैंक यू। Good afternoon, everyone. It is honor for me to have the opportunity to propose a vote of thanks
On the 123rd webinar of Gyan Ganga Knowledge of Voice, a webinar series organized by Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. On behalf of organization committee, I want to express my gratitude to our respected speaker, Dr. Ashish Tiwari, for his knowledge explanation on the topic धातु रिष्टजन्य रोगों में आमदोष की भूमिका. Thank you so much, sir, for enlightening us with your detailed discussion on the topic. I would like to thank those also respected Padma Vadishri Devendra Tribunal Sarji, President Governing Body RAB, for his blessing and continuous encouragement. I express my humble thanks to Vaidya Manoj Nesri sir, Advisor Ayurveda, Minister of Ayush, for providing us his immense support and guidance. We are highly obliged to you, sir. I extend my heartfelt gratitude to our director, sir, Dr. Kaustav Upadhyay, sir. His constant guidance and motivation, I thank him for his valuable contribution and encouragement in all our efforts. I must thank the organizing team of RAV and the volunteers who works behind the scene for their tremendous effort to make his webinar series a great success. I am also thankful to all the respected Gurujanas and participants who are connecting with us continuously throughout the series in spite of their busy schedule. Topic and speaker for the next webinar will be shared with you very soon. Thank you all. Have a nice day. Thank you so much, sir, for your valuable feedback, and thank you, Ms. Pratibha Jaiswal. Thank you once again, sir, from all the Gurujanas and Shishyas and on the behalf of all the team of RAV. Thank you once again, sir. For your मैं valuable RAV feedback. के माध्यम से RAV को एवं मेरे सारे गुरुजनों को सादर धन्यवाद प्रेषित करता हूँ. थैंक यू सो मच. Thank you, sir.